आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान का जो पार्ट 2 है, जिसमें उल्लेख है सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संविधान का जो पार्ट 2 है, जिसमें नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल हैं नागरिकता से संबंधित, वह आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। तो पार्ट 2 में कुल मिला के 5 से 11 तक आर्टिकल हैं, जो कि नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में उल्लेख किया गया है इन आर्टिकल में। सबसे पहले हम देखेंगे नागरिकता क्या है या सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप की बात की जाए तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसे रीति रिवाज या कानून के माध्यम से किसी संप्रभु राज्य या राष्ट्र के वैध सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यदि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसको किसी राज्य या राष्ट्र द्वारा वैध नागरिक या लीगल पर्सन के रूप में मान्यता प्राप्त है उसे, या वैध नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है, और दूसरा क्या होता है, और उसको कुछ विशेष अधिकार, स्पेशल राइट दिए जाते हैं, या कुछ मौलिक अधिकार, विशेष मौलिक अधिकार उसको प्राप्त है, जैसे सिविल राइट्स या पॉलिटिकल राइट उसको दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है नागरिक। तो अब क्या हुआ, उस देश का नागरिक। तो एक होता है नागरिक और दूसरा होता है गैर नागरिक। तो गैर नागरिक को कुछ विशेष अधिकार या कुछ अधिकार नहीं प्राप्त होते गैर नागरिक को, जबकि नागरिक को क्या होता है, पूर्ण उस देश में जो क्या होता है, पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो उसमें क्या है कि फुल एंजॉय कर सकता है सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट का। तो लेकिन गैर नागरिक को कुछ अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है कि कौन सब नागरिक होता है और कौन गैर नागरिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यदि फंडामेंटल राइट की बात की जाए, जिसका उल्लेख है संविधान के पार्ट 3 में, इसका उल्लेख है, तो उसमें कुछ क्या किया गया है, जो कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो कुछ अधिकार क्या होता है फंडामेंटल राइट में, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन क्या है इसमें गैर नागरिकों को या विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। उसमें से कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 और 30, 29 और 30, सॉरी, आर्टिकल 29 और 30। और भारत के सिटीजन को या भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति या सांसद क्या कर सकता है, सांसद बन सकता है वह नागरिक। तो यहाँ पर नागरिक को क्या है, विशेष अधिकार प्राप्त होता है, पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है उस देश में, उसे कहा जाता है सिटीजनशिप। लेकिन यह अधिकार जो गैर नागरिक हैं, जो विदेशी हैं, उनको यह अधिकार नहीं प्राप्त होता भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारत के नागरिक जो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान उसकी विशेषता, भारत के सिटीजनशिप की विशेषता क्या है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप प्राप्त है, एकल नागरिकता प्राप्त है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह क्या है, भारत की नागरिकता खो देगा। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि एक तो सेंटर के स्तर पर भी नागरिकता मिलती है, और दूसरा क्या है, स्टेट हैं या उन तो दो स्तरों पर नागरिकता प्राप्त करनी होती है। एक तो उनके स्टेट स्तर पर नागरिकता लेनी पड़ेगी, और दूसरा क्या है, सेंटर स्तर पर भी नागरिकता होती है। तो अमेरिकी संविधान में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भारत के में क्या सिटीजनशिप की विशेषता क्या है कि भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति जन्मा है तो वह भी क्या है, राष्ट्रपति के लिए पात्र है। और प्राकृतिक नागरिक या उसके द्वारा जो नागरिकता प्राप्त की गई है, प्राकृतिक नागरिक क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक नहीं है, भारत से उसका कोई भी संबंध नहीं था, यदि व्यक्ति ए है और क्या करता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, उसको भी क्या कर
वह भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हो सकता है। तो भारत में जन्म से और प्राकृतिक नागरिक दोनों हो सकते हैं, क्या राष्ट्रपति बन सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हो सकते हैं। अब नागरिकता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किया गया है, उनके बारे में थोड़ा समझ लें। तो यह जो संवैधानिक प्रावधान किया गया आर्टिकल, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, क्या है, यह अस्थायी प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात है कि यह केवल 26 जनवरी 1950 तक भारत का कौन नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, संविधान लागू होने तक भारत का कौन नागरिक होगा उस समय और कौन नागरिक नहीं होगा, उसके लिए क्या करता है, प्रावधान करता है। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय कहा गया कि भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, इसका प्रावधान इसमें नहीं है। और कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, आगे कानून बनाकर इसको क्या कर सकती है, परिभाषित कर सकती है कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा। तो इसमें जो प्रमुख आर्टिकल हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया जाए। पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब संविधान लागू होगा उस समय भारत का नागरिक कौन होगा। तो पहला है कि जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। तो इसमें कहा गया कि भारत में जन्मा व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो तो वह व्यक्ति संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में समानता क्या है, निवासी रहा हो। तो आर्टिकल 5 में यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति ए है और वह भारत में क्या है, भारत में रह रहा है, भारतीय क्षेत्र में क्या है, रह रहा है। अब उसके लिए वह नागरिक होगा या नहीं होगा, पहली कंडीशन क्या है कि वह भारत में उसको रहना चाहिए। और दूसरे इसके अलावा जो अगला है कि या तो वह क्या है, भारत में जन्मा हो तब नागरिक बन सकता है। तो कोई व्यक्ति ए है, यदि वह भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो, संविधान जब लागू हुआ तो ए व्यक्ति तभी नागरिक हो सकता है या तो क्या है कि भारत में जन्मा हो, उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ। अगर जन्म भारत में नहीं हुआ या कंडीशन या क्या है फॉलो नहीं करता तो इसके सामने दूसरी कंडीशन रखी जाएगी, क्या उसके माता पिता में से कोई क्या हो, भारत का नागरिक हो। तो संविधान लागू होने से ठीक पहले क्या है, भारत माता पिता ए के माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो, माता या पिता कोई क्या हो, भारत का नागरिक हो, माता पिता भारत का नागरिक हो। तो दूसरी कंडीशन यह है। अगर यह कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो तीसरी कंडीशन इसके सामने रखी जाएगी कि वह भारतीय क्षेत्र में 5 वर्ष से क्या हो, निवास करता हो, 5 वर्ष से निवास करता हो। तो भारतीय क्षेत्र में अगर ए व्यक्ति है तो वह संविधान लागू होने तक वह भारत का नागरिक होगा नहीं होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो, और तीसरी कंडीशन है कि 5 वर्ष से निवास करता हो। यदि व्यक्ति क्या है कि यह 7 वर्ष से भारत में या 5 वर्ष से निवास कर रहा है तो यह क्या है, नागरिक हो सकता है। अगर या तो या क्या हो कि माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो, तब भी क्या है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। और तीसरा क्या है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो तभी क्या हुआ, भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो पहला क्या करता है कि संविधान लागू होने तक भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ लोगों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। तो आर्टिकल उनके लिए प्रावधान करता है कि जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान और भारत इंडिया के रूप में, तो कुछ व्यक्ति क्या है, पाकिस्तान से भारत की तरफ आए और कुछ व्यक्ति क्या हुआ कि कुछ भारत से पाकिस्तान की तरफ गए। तो आर्टिकल 6 क्या प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की तरफ आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। और कहा गया है किसमें कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया है तो वह यदि 19 जुलाई
1948 के पहले आ गया है, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की तरफ आया है, यदि वह 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है या उसके बाद में आया है। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है तो वह क्या है कि भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन जो बाद में आया है 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की तरफ आया है उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या पंजीकरण करवाना पड़ेगा। और पंजीकरण से पहले क्या, उसे भारत में 6 माह तक रहना पड़ेगा। तो भारत में 6 माह तक, पंजीकरण से पहले भारत में 6 माह से रह रहा हो तो वह व्यक्ति क्या करेगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो आर्टिकल 6 क्या प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की में आ गया है उसके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 है कि पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों के नागरिकता अधिकार। तो आर्टिकल 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है कि भारत से पाकिस्तान की तरफ चला गया है लेकिन पुनः क्या है वापस आ रहा है भारत में, तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 7 क्या है कि भारत से पाकिस्तान चला गया कोई व्यक्ति और पाकिस्तान से पुनः वापस आता है वह व्यक्ति, तो उसके लिए प्रावधान करता है नागरिकता का। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद क्या है भारत बाद गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद गया हो तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति भारत से क्या है कि पाकिस्तान में 1 मार्च 1947 के बाद गया हो तो उसे पंजीकरण के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त होगी और पंजीकरण से पहले क्या है 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। अगला जो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 8 क्या प्रावधान करता है कि यदि जब संविधान लागू हुआ उस समय कुछ व्यक्ति क्या है यदि भारत से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, जैसे कुछ विदेश में रह रहे हैं, यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति अमेरिका में पढ़ने के लिए गया है या रोजगार के लिए गया है या नौकरी कर रहा है तो उसके लिए प्रावधान करता है। तो भारत क्या है, वह भारतीय मूल का व्यक्ति है और कुछ कारण से क्या है बाहर की तरफ गया है, विदेश में उस समय रह रहा है और संविधान लागू होने से तक जो है, संविधान जब लागू हुआ उस समय क्या है बाहर रह रहा हो, उनके लिए क्या करता है आर्टिकल 8 नागरिकता का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 8 क्या करता है, जो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं, इंडियन ऑरिजिन के हैं, वह यदि भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उस समय जब संविधान लागू हुआ तो उनके लिए आर्टिकल 8 प्रावधान करता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और क्या करता है कि स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो उसका क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत में जो उसकी नागरिकता है क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता है। तो जो भी प्रावधान अब तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल में जो नागरिकता से संबंधित हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के बारे में हमने देखा। अब यह इस नागरिकता की निरंतरता क्या है कि आगे जब संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा उसके अनुरूप ही चलेगी। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप ही आगे यह नागरिकता जारी रहेगी। तो आगे संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर नागरिकता जारी रख सकती है। और आर्टिकल 11 में क्या किया गया है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो संसद क्या कर सकती है, नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 11 में। तो अब तक हमने 26 जनवरी 1950 तक भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा उनके बारे में चर्चा की। अब 26 जनवरी 1950 के बाद जब नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता का त्याग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में उल्लेख है। अब इसके बाद कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है संविधान लागू होने के बाद, उसके बारे में 1955 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे।
तो नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या दिया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिग्रहण कैसे की जाएगी, इसके बारे में दिया गया है। और भारत की नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार होगी, इसका उल्लेख करता है नागरिकता अधिनियम 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है और इसकी समाप्ति किस प्रकार होगी, इसके बारे में उल्लेख करता है। तो अधिकरण की बात की जाए तो भारत में अब क्या है कि 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है। एक है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा और चौथा है प्राकृतिकरण के द्वारा और पांचवा है क्षेत्र का समावेश के आधार पर अब क्या कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसको हम अभी डिटेल में समझते हैं। जन्म के आधार पर किस प्रकार नागरिकता, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा और क्षेत्र के समावेशन के आधार पर नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। और समाप्ति किस प्रकार हो सकती है नागरिकता की, नागरिकता का या तो त्याग कर दिया जाए, नागरिकता की समाप्ति हो जाए और नागरिकता से क्या किया जाए, राष्ट्र द्वारा वंचित कर दिया जाए, तो इस प्रकार क्या होगा कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की विशेषता क्या है कि इसमें उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब बन सकता है, उसमें क्या है, जन्म के आधार पर या उसके पूर्वज क्या हो, भारतीय हो या एक निश्चित अवधि तक देश में रह रहा हो, तो इस आधार पर क्या भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अपवाद इसके क्या है कि जो अवैध प्रवासी अप्रवासी हैं उनको नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। तो अब हम देखेंगे अधिग्रहण, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण या प्राकृतिकरण के आधार पर किस प्रकार नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला है अधिग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है। पहला है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिग्रहण। तो जब संविधान लागू हुआ 1 जनवरी 1950 के बाद क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति क्या है कि भारत में जन्म ले लिया, चाहे उसके माता पिता क्या हों, कोई विदेशी हों, यदि यहाँ पर घूमने आए हैं या टहलने आए हैं, यदि बच्चे का जन्म हो जाता है तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। पहले या भारत के में प्रावधान था 1955 के एक्ट में। इसे कहा जाता है जूस सोलाई कहा जाता है। तो जन्म के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म ले लिया, भारत के स्थल में जन्म ले लिया, भारत के क्षेत्र में उसका जन्म हो गया, तो वह क्या है, भारत का नागरिक समझा जाता था। लेकिन यह प्रावधान कब तक चला, 1 जनवरी 1950 से लेकर 1 जनवरी 1987 के बीच में क्या था कि कोई व्यक्ति यदि भारत में के क्षेत्र में पैदा हो गया है, जन्म ले लिया, तो वह भारत का क्या है, नागरिक बन जाता था, तो कोई बच्चा। लेकिन 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद क्या कहा गया कि उसे भारतीय नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक जन्म के समय भारतीय नागरिक हो। तो पहले क्या था कि यदि माता पिता क्या हैं कि भारत के नागरिक नहीं है, तब भी यदि व्यक्ति भारत के क्षेत्र में जन्म ले रहा कोई बच्चा, तो वह क्या है, भारत का नागरिक समझा जाता था, उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती थी स्वतः। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद या 3 दिसंबर 2004 के पहले क्या कहा गया कि जन्म के समय क्या है कि माता या पिता क्या हो, भारत का कोई व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो। तो 1987 के बाद क्या किया गया कि अनिवार्य कर दिया गया कि कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, भारत के क्षेत्र में, वह भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब माता पिता में से क्या हो, भारत का नागरिक हो। अब 3 दिसंबर 2004 को कुछ बदलाव और किए गए कि यदि माता पिता में से एक भारतीय है, दूसरा अवैध आप्रवासी नहीं है, तो व्यक्ति को जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो यहाँ का क्या बदलाव किया गया कि यदि माता पिता में से क्या है कि कोई भी क्या हो, भारत का नागरिक हो, यदि मान लिया जाए पिता क्या है, भारत का नागरिक है, तभी वह समझाया जाएगा। यदि माता क्या है, भारत का नागरिक है, माता क्या है, भारत के नागरिक है, तो वह भी क्या है, जो जन्म लेगा बच्चा, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन कहा गया कि माता पिता में से कोई क्या हो, अवैध आप्रवासी ना हो, जो इलीगल तरीके से भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है या माता पिता में से, तो वह क्या है,
तो उसको यहाँ नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। तो जन्म के आधार पर क्या था कि पहले कोई व्यक्ति यदि भारत के क्षेत्र में जन्म ले लिया तो वह भारत का नागरिक समझा जाता था, लेकिन आगे कहा गया कि 1 जुलाई 1987 में के बाद क्या है कि माता पिता में से कोई भी क्या हो भारत का नागरिक हो। 2004 में कहा गया कि दोनों में से कोई क्या हो अवैध प्रवासी ना हो। तो पहला हमने अधिकरण के अंतर्गत देखा कि जन्म से कौन भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। अब अगला है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश द्वारा नागरिकता किसे मिलेगी? वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति। यदि यहाँ पर पहले क्या था कि जन्म के आधार पर, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा यदि भारतीय क्षेत्र से बाहर पैदा हुआ हो, यानी उसका जन्म क्या है भारत में नहीं हुआ हो, तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। तो यदि बच्चा भारत में क्या है भारत के बाहर जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक कब बन सकता है? तो यह पहले क्या था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में क्या था कि यदि उसके पिता उसके के जन्म के समय भारत के नागरिक थे तो वह वंशानुक्रम से भारत का नागरिक प्राप्त होगा। तो यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लिया है और वह भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है कि बच्चे का पिता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। बच्चे का पिता नागरिक होना चाहिए। लेकिन 10 दिसंबर 1992 को उसके बाद उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होता था तो वह भारतीय नागरिक होगा। तो पहले क्या था कि पिता ही जो है क्या यदि भारत का नागरिक है तभी उसको नागरिकता प्राप्त होगी यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लिया हो। लेकिन 1992 के बाद क्या कहा गया कि माता पिता में से कोई भी क्या हो भारत का नागरिक हो। तो यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लिया है और वह भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा, या तो माता क्या हो उस समय माता भारत की नागरिकता प्राप्त हो माता को, या पिता को क्या हो भारत की नागरिकता प्राप्त हो, तभी वह क्या है बच्चा भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो और इसके लिए जन्म के 1 वर्ष के भीतर अधिकार क्षेत्र में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है। तो 1 वर्ष के भीतर क्या है पंजीकरण, भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक है। अब अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता किसे मिलेगी, किसे को प्राप्त होगी? तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किसे दिया जाता है? पंजीकरण द्वारा कौन व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है? जैसे जो PIO धारक होते हैं या OIC धारक होते हैं, उनको क्या है अर्थात जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत से क्या है उनका कुछ ना कुछ संबंध रहा हो, उनको पंजीकरण द्वारा क्या है नागरिकता प्राप्त होती है। अब पंजीकरण द्वारा कौन किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होगी, उसके लिए प्रावधान क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति है, इंडियन ऑरिजिन या भारतीय मूल का व्यक्ति है, जैसे मान लिया जाए क्या है कोई व्यक्ति A है और A व्यक्ति क्या है कि वह भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का अर्थात या किसी देश ये व्यक्ति क्या है किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन क्या है वह भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का क्या हुआ कि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी क्या हो भारत के नागरिक रहे हों। तो यदि वह उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी क्या है भारत के नागरिक रहे हों, तो ये व्यक्ति को क्या है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आवेदन करने से पहले कम से कम 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा और अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान में समानता निवासी हो। तो वह व्यक्ति क्या हो जो अविभाजित भारत है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, उसके अतिरिक्त किसी देश का नागरिक हो, तो वह क्या है भारत का नागरिक पंजीकरण द्वारा बन सकता है। और उसके लिए क्या है कि पहले 7 वर्ष तक भारत में, पंजीकरण से पहले 7 वर्ष तक भारत में क्या करना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा। तो पंजीकरण द्वारा भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको नागरिकता प्राप्त होती है, जैसे PIO धारक होते हैं, कार्ड धारक, OIC कार्ड धारक होते हैं, इनको नागरिकता का प्रावधान करता है। लेकिन अगला क्या है कि एक विदेशी व्यक्ति ने एक भारतीय से विवाह किया हो, तो कोई A व्यक्ति है और एक विदेशी व्यक्ति है B,
वह क्या करता है, ए से शादी करता है तो बी को भी नागरिकता किस प्रकार मिलेगी, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कहा कि कानूनी उम्र का व्यक्ति यानी माता पिता क्या हो, भारतीय नागरिक हैं, तो उसके माता पिता में से कोई क्या हो, स्वतंत्र भारत का पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले क्या है कि 12 महीने तक भारत में सामान्यतः निवासी रहा हो और 5 वर्षों से भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत कार्ड धारक और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने तक भारत में समान रूप से निवासी रहा हो। और अगला है कि अवयस्क बच्चे, तो माता पिता यदि भारत के नागरिक हैं तो उनका जो अवयस्क बच्चा है वह भी क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला जो है वह है प्राकृतिकरण या द्वारा नागरिकता। तो प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता किसे प्राप्त होगी, यदि कोई व्यक्ति ए है, उसका कोई भी संबंध क्या है भारत से नहीं रहा है, तो भारत से क्या है कोई भी संबंध नहीं रहा है, ना तो वह क्या है कि भारत का क्या है इंडियन ऑरिजिन का, ना तो उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी क्या है भारत का नागरिक नहीं रहा है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं है, तो यदि उसको पंजीकरण द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती या जन्म के आधार पर नहीं प्राप्त हो सकती या वंश के आधार पर नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती, तो उसे क्या है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, जो प्रावधान थे उसके आधार पर यदि ए क्या है उसके आधार पर यह मानक नहीं है कि ए को नागरिकता दी जा सकती है, तो उसको क्या है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वह भारत में 14 वर्षों में क्या है व्यक्ति को कम से कम 11 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि जब पंजीकरण वह व्यक्ति कराएगा, पंजीकरण से पहले क्या है लगातार 12 महीने रहना पड़ेगा। तो पिछले 14 वर्षों में 11 वर्ष वह भारत में रहा हो, प्लस क्या है कि पंजीकरण से पहले 12 महीने भारत में उसको रहना पड़ेगा, तो टोटल क्या है कि 12 साल क्या है उसको भारत में रहना पड़ेगा पंजीकरण से पहले, और आगे क्या हो भारत में रहने का इच्छुक हो। और इसके अलावा कुछ और शर्तें दी गई हैं कि भारत में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से क्या हो उसको एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए, और उसके चरित्र को देखा जाता है, चरित्र अच्छा है कि नहीं उसको भी देखा जाता है। हालांकि सरकार क्या कर सकती है जो या अभी जो कंडीशन है उसको हटा सकती है यदि व्यक्ति क्या हो कि विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हो, जैसे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति में आज विशेष योगदान हो उसका हो, तो यह उपयुक्त शर्त क्या कर सकती है भारत हटा सकती है। तो प्राकृतिकरण द्वारा उसे नागरिकता प्राप्त होती है, जो उपयुक्त हमने देखा है उनके आधार पर जिनको नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती उनको क्या है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अदनान सामी को क्या किया गया है, भारत की नागरिकता दी गई है। अगला है कि क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। तो यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे क्या था कि यहाँ पर सिक्किम था, सिक्किम भारत का क्षेत्र नहीं था, जब क्या किया गया सिक्किम को भारत के भू क्षेत्र में या भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो यहाँ के जो भू क्षेत्र पर जो सिक्किम में निवास करने वाले पर्सन हैं उनको क्या है भारत की नागरिकता दी जा सकती है, सरकार क्या कर सकती है नागरिकता का प्रावधान कर सकती है। तो क्षेत्र के समावेशन से क्या है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत में, भारत की नागरिकता। तो अब तक हमने देखा कि 1955 में जो प्रावधान किए गए हैं किस प्रकार भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, और अगला है प्रकृतिकरण द्वारा, तो इस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या क्षेत्र के समावेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब हम देखेंगे नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो पहला है समाप्त की बात की जाए तो नागरिकता का या तो त्याग कर दिया जाए, तो कोई व्यक्ति क्या है नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कि यदि कोई व्यक्ति क्या है नागरिकता त्याग दे, अगर ए व्यक्ति क्या है पर्सन नागरिकता भारत की क्या है त्याग दे, घोषणा करता है कि अब हम भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें अपवाद क्या है कि यदि यह घोषणा तब करता है जब यदि भारत में घोषणा के समय क्या है कि युद्ध चल रहा हो किसी देश से, तो उसकी नागरिकता से संबंधित जो भी पंजीकरण है वो वह क्या कर सकती है सरकार रद्द कर सकती है। तो युद्ध के समय क्या है इसकी जो यह घोषणा है उसको क्या कर सकती है रद्द कर सकती है। और दूसरा है नागरिकता की समाप्ति, यदि ये व्यक्ति जो क्या है भारत का नागरिक है
यदि वह दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भी क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हालांकि यहाँ भी यही प्रावधान किया गया कि युद्ध के समय क्या किया जाएगा, यह व्यवस्था नहीं लागू होगी। तो युद्ध के समय यह व्यवस्था नहीं लागू होगी। उसी प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर रहा है लेकिन युद्ध के समय यह व्यवस्था नहीं लागू होगी। तीसरा है कि नागरिकता क्या से वंचित करना। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, न किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो नागरिकता उन्हें से किसे वंचित किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है कि फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो या भारतीय संविधान के प्रति क्या है अनादर का भाव रखता हो, उसकी नागरिकता क्या कर सकती है भारत सरकार क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। यदि युद्ध के समय किसी जो शत्रु देश है उस क्या कर सकता है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति क्या है कि पंजीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा जो है कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त किया हो भारत में, लेकिन 5 वर्ष के दौरान क्या है कि उसे किसी देश में 2 वर्ष की सजा की कैद हुई हो, 2 वर्ष की कैद हुई हो, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। और सामान्य रूप से क्या कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों से बाहर रह रहा है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। तो सरकार उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि कोई व्यक्ति क्या है फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया हो या संविधान के प्रति अनादर का भाव रखता हो, या कोई व्यक्ति यदि पंजीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया हो लेकिन 5 वर्षों के भीतर उसे 2 वर्ष की कैद किसी देश में हुआ हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों से लगातार कंटिन्यू बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता से उसे क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। अब हम देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में महत्वपूर्ण जो संशोधन किए गए हैं इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो पहला संशोधन 1955 में के बाद 1986 में किया गया, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया, 2000 तो महत्वपूर्ण जो संशोधन किए गए 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में जो महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। 2015 में क्या किया गया, जो पीआईओ कार्ड धारक हैं और ओसीआई जो कार्ड धारक हैं उनका दोनों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। 2015 में जो पीआईओ कार्ड धारक हैं और ओआईसी कार्ड धारक हैं उनका क्या किया गया, विलय कर दिया गया और नाम रखा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना बनाई गई। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं पीआईओ क्या है और ओआईसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। एक शब्द होता है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई को क्या है, यह भारत के नागरिक होते हैं। तो एनआरआई क्या होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं या भारत के नागरिक होते हैं। तो यदि भारत के नागरिक हैं या सिटीजन हैं तो इनको क्या वोटिंग राइट का अधिकार होगा या चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। तो ये सब अधिकार इनको प्राप्त, सभी अधिकार जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं उनको यह भी अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी एनआरआई का अर्थ होता है कि एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई व्यक्ति 182 दिन तक जो है क्या भारत के बाहर रह रहा है या उससे ज़्यादा भारत के बाहर रह रहा है तो उसे एनआरआई श्रेणी में, या रोजगार के लिए कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है या पढ़ाई के लिए या शिक्षा के लिए बाहर रह रहा है तो उसे कहा जाता है एनआरआई कहा जाता है। यह क्या है, भारत के नागरिक होते हैं। और सिंधवी कमेटी के आधार पर एक पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कार्ड जारी किया जाता है और एक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारी नागरिक। तो यह क्या होता है कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। ये दोनों क्या हैं, दो कार्ड है, पीआईओ कार्ड और जो ओसीआई कार्ड होता है, इनको जारी किया जाता है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड क्या है, यह भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, अर्थात इनका कोई ना कोई संबंध रहा हो भारत से, या माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, कोई भी क्या हो भारत का नागरिक रहा हो तो उसे कहा जाता है भारतीय मूल का व्यक्ति। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए क्या किया जाता है, कार्ड जारी किया जाता है जिसे पीआईओ और ओसीआई कार्ड जारी किया जाता है।
PIO की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति क्या है 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के भारत में रह सकता है। तो 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के भारत में रह सकता है। हालांकि यहाँ क्या है, भारत के नागरिक नहीं होते। जो PIO कार्ड धारक होते हैं वह भारत के नागरिक नहीं होते, तो इनको वोटिंग राइट्स या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। यह भी OIC कार्ड धारक भी क्या होते हैं, भारत के नागरिक नहीं होते। तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाता है भारत सरकार द्वारा। कार्ड जारी किया गया पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए PIO कार्ड जारी किया जाता है। OCI कार्ड, दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ 15 वर्षों तक क्या कर सकता है, बिना वीज़ा के भारत में वह व्यक्ति रह सकता है। में आ गया, भारत में यह व्यक्ति आता है जो PIO कार्ड धारक है, तो इसको क्या है 180 दिनों तक छूट है। लेकिन 180 दिन बीत जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराना आवश्यक है। और इनको जो अधिकार मिलता है कि शैक्षिक सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि यह क्या कर सकते हैं, जो कृषि संपत्ति है या बागान से संबंधित, बागान को क्या कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। और इनको वोटिंग राइट्स या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। एक कार्ड जारी किया जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड जारी किया जाता है, जिसे कहा जाता है भारत के समुद्र पारी नागरिक। भारत के समुद्र पारी नागरिक कहा जाता है। इनको क्या होता है कि इन्हें लाइफ लॉन्ग वीज़ा प्राप्त होता है, जीवन पर्यंत वीज़ा प्राप्त होता है। और इनको भी क्या पूरी शैक्षिक सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि चुनाव और इलेक्शन लड़ने का वोटिंग राइट्स नहीं प्राप्त होता। और इनको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। और ना ही कृषि संपत्ति या बागान खरीद सकते हैं। तो भारत सरकार जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करती है, कार्ड जारी करती है, जिसे PIO कार्ड OCI कार्ड जारी किया जाता है। तो इनको क्या है, छूट दी जाती है भारत में रहने के लिए। अर्थात इनको 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के क्या कर सकते हैं, जो PIO धारक है रह सकते हैं भारत में। हालांकि पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन जो OCI कार्ड धारक होते हैं उनको क्या है कि कार्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि दोनों जो योजना है उनका विलय कर दिया गया, कब, 2015 में विलय कर दिया गया। और अब नाम रखा गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना चलाई गई। तो PIO और OCI कार्ड धारक जो थे उनका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में थोड़ा समझ लें। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या करता है कि यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 समुदाय, तो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के सदस्यों के लिए नागरिकता के लिए त्वरित मार्ग प्रदान करता है। तो उनको क्या है, नागरिकता के लिए त्वरित मार्ग प्रदान करता है, जो कि क्या है 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख या बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय का है और वह क्या है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से भारत में आया है, तो उसको क्या है नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया, त्वरित प्रावधान किया गया नागरिकता के लिए। और इनके लिए क्या किया गया कि 6 धर्मों को ऊपर उल्लिखित 3 देशों के आवेदकों के लिए विशेष शर्त के रूप में निवास की आवश्यकता की जो 11 वर्ष की जो सीमा रखी गई थी निवास के लिए कि उनको नागरिकता मिलेगी जो 11 वर्ष से निवास कर रहे हैं, अब उसको घटाकर इनके लिए कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 2019 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में जो अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो भारत में आते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान, त्वरित प्रावधान करता है। और उनको क्या है भारत में 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, जो कि कब आए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए। एक होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एक होता है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या होता है कि भारत के में रहने वाले जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं और जो विदेशी हैं उनकी क्या है सूची जारी की जाती है, उसे कहा जाता है NPR। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है, जो भारत के नागरिक हैं या जो भारत के वैध नागरिक हैं उनकी सूची है, क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसको की शुरुआत होती है पहली बार 1951 की जनगणना में। तो हालांकि NR इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।